हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम इस हिस्ट्री के वीडियो में बात करेंगे पोस्ट मौर्यन एज के बारे में। हमने ऑलरेडी मौर्यन एम्पायर तक पूरा हमने कवर किया, हर एक पॉइंट को कवर किया है। अप टू बीपीएससी मेंस तक के मैंने कवर किया है। हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने 4 वीडियो ऑलरेडी किया कवर, जिससे आपका पूरा एक तरह से मेंस का जो टॉपिक है, चाहे जीएस पेपर 1 की बात कर ले या तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वहां तक के मैंने इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब हम इस बीपीएससी प्री के सीरीज में, हम हिस्ट्री की सीरीज में हम बात करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब जो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, जो छोटे छोटे आए उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे राजवंश रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही एक तरह से समझने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इस तरीकों को इतने जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपके एक एक चीज दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंडो यूनानी, इंडो ग्रीक और शक डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे हैं और अब छोटे छोटे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अब मतलब समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम की बीपीएससी प्री के लिए या वनडे एग्जाम जो भी ऑब्जेक्टिव के अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन चीजों को कवर करेंगे। और जहां तक अगर बात होता है मेंस के, तो मेंस में इसमें से एक ही सवाल, एक दो सवाल आ सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक, ये कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आ सकते हैं, बट उनको हम कवर करेंगे जब मेंस, जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल का हमारा चल रहा है उसमें हम चीजों को कवर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे कि जैसे कि जिस तरह से डिक्लाइन ऑफ मौर्य हुआ, हमने मौर्यन एम्पायर में हमने एक चीज छोड़ा है, वो डिक्लाइन ऑफ मौर्य, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर हमने छोड़ा है। और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने लास्ट का दो दो मतलब पॉइंट हमने छोड़ा, उसको हम कभी ना कभी कवर करवा देंगे। हालांकि वो मेंस का पॉइंट है, फिर भी हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ेंगे तो मौर्योत्तर काल मतलब पोस्ट मौर्यन, मौर्योत्तर मतलब क्या हुआ, मौर्यों के बाद, जो भी मौर्यन एम्पायर के बाद जो भी एज टाइम पीरियड देखते हैं वो मौर्योत्तर काल होते हैं। मतलब 185 बीसी से बाद, 185 ईसा पूर्व के बाद वाले पीरियड को हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये जब मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड हम पढ़ेंगे तो इसमें हम पहले दो तरह की चीजों को पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? दो तरह की चीजों को पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को, और एक एक चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो हर एक लाइन को आप नोट डाउन करना है, जो मैं जो लिख दूं यहाँ पर। पहले हम एक देखिए, इसमें हम देखेंगे एक विदेशी राज्य। विदेशी राज्य का मतलब हुआ कि फॉरेन जो अटैक हुआ, जो भारत के ऊपर जो फॉरेन अटैक हुआ उस टाइम, उसको हम देखेंगे। और एक देखेंगे स्वदेशी राज्य, मतलब जो मॉडर्न एम्पायर के बाद जो मौर्यन एम्पायर का जगह लिया। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि लास्ट जो रूलर ऑफ द मौर्य, ठीक है, बृहदत्त, उसका हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग, डेट इज ब्राह्मण। और उसके बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था हमारे मगध के ऊपर। तो स्वदेशी राज्य में वो सब आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे थे, ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि स्वदेशी राज्य में शुंग वंश बहुत ही, उसके बाद कण्व वंश आता है, इसका हत्या कर देगा। फिर इसके बाद सातवाहन आते हैं। आफ्टर ऑल छोटे छोटे आ जाएंगे। ठीक है, वो जैसे गुप्ता देखेंगे तो गुप्ता पीरियड में देखते हैं तो वो ज्यादा एरिया में फैल जाते हैं, वो मगध के ऊपर ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये विदेशी राज्य में जब पढ़ेंगे ना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों आपको याद रखना है, वो यहीं से एक जीएस आपका बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, चाहे वो पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, कुछ भी एग्जाम हो, हर जगह पूछा। कैसा? पहले पहले अगर हम विदेशी राज्य में देखेंगे ना, तो इंडिया के ऊपर सबसे पहले बार आते हैं हिंद यवन। हिंद यवन, आफ्टर शक, फॉलो बाय शक, फिर उसके बाद पहलव, और उसके बाद आपके आते हैं कुषाण। देखिए, ये जो मैंने जो सीरीज लिखा, सीरीज ना, इसको ही याद रखना। आपको पूछता है कि क्रमानुसार बताइए, आप बताइए कि कौन सबसे पहले बार इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। हिंद यवन कौन आए थे? हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। ये ध्यान रखना, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आपको याद रखना है, ये चीज को। ठीक है, इंग्लिश में हिंद यवन को इंडो ग्रीक बोलते हैं। देखिए, इंडो ग्रीक बोलते हैं। शक को सिथियन बोलते हैं, मैं लिख दूं यहां पर, सिथियन। पहलव को पार्थियन बोलते हैं, पार्थियन। याद हो जाएगा आपको सब कुछ, इसके लिए परेशान नहीं होना। कुषाण को बोलते हैं यूची, यूनची।
यूनची देखिए नाम है यूनची, यह है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनची, ठीक है। ये सारे नाम कहीं के आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज मतलब वही चीज है, ठीक है। इस चीज से आप लोगों को कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मैंने इसलिए आपको बता दिया। इंडो ग्रीक में जो हम सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मीनांडर के बारे में। इसे सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है, तो मीनांडर को देखेंगे, सबसे फेमस पर्सनालिटी। तो जब भी आप रिविजन करिएगा तो मीनांडर के ऊपर ज्यादा चर्चा करना है, मीनांडर के बारे में पढ़ना है। इसलिए मैं बताता हूँ, जिससे कि हम शक में पढ़ेंगे तो शक में आपको कुछ ज्यादा को पढ़ना ही नहीं, रुद्र दामन को पढ़ लीजिएगा। इसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे या पूछे जाने की संभावना है। पार्थियन में हम पढ़ेंगे गोंडो फर्नांडिस के बारे में, ठीक है, गोंडो फर्नांडिस के बारे में। फर्नांडिस देखिए बहुत सारे शासक रहे हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण को पढ़ेंगे ना, जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं और जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। क्योंकि हम जब देखेंगे इंडो ग्रीक तो पूरा पूरी क्वांस, इंडो ग्रीक ने जो क्वान चलाया ना, उस पर ही इनका पूरा इतिहास पता चलता है। बाकी कहीं पे ऐसा लिटरेरी सोर्स में बहुत जगह इनका एविडेंस नहीं मिलता है। कुषाण में कनिष्क को पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है जो कनिष्क, उसको पढ़ेंगे हम लोग, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। और कनिष्क बहुत ही फेमस विराट है। अब देखिए शुंग वंश में किसको पढ़ेंगे, तो पुष्यमित्र शुंग को पढ़ेंगे। सातवाहन में देखें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को पढ़ते हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण चीज है हम उन चीजों को पढ़ेंगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर चलेंगे, और वो बैकग्राउंड को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंद, यवन, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की ओर जाएंगे कि आखिर इंडो ग्रीक इंडिया की तरफ कैसे आए और किस तरह से आए, उन चीजों को समझेंगे। ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये मैप को समझिएगा। इंडिया आपके सामने इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर महान की मृत्यु के बाद जो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर आया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध हुआ था 305 BC में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उनको हरा दिया था। तो आफ्टर ऑल जो वहां पर हम बात करेंगे, इधर यूनान वाले क्षेत्र में, इधर देखते हैं तो ये देखिएगा बैक्टीरिया, इस क्षेत्र को बोल देते हैं हम लोग बैक्टीरिया। क्या बोल रहे थे भाई, बैक्टीरिया। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहां वाला जो नीचे वाला पार्ट देखिए क्या ये है, पार्थियन किंगडम, इसको बोलते हैं पर्थिया, ठीक है, पर्थिया। इससे ऊपर वाला क्या बोलते थे हम लोग, बैक्टीरिया। क्या बोलते थे, बैक्टीरिया। ये राज्य का नाम है, वहां पे राज्य का नाम है। ये कहीं ना कहीं पूरा तरह से आता था पूरे यूनान के क्षेत्र में, पूरा ये समझिएगा बात को, ये पूरे यूनानियन किंगडम के अंदर में आते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा चीजों को, एक नाम याद रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर के बाद, सेल्यूकस निकेटर जब उनका मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं, उसके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सेल्यूकस निकेटर के बाद उस गद्दी पे बैठेंगे तो एंटियोकस बैठता है, एंटियोकस सेकंड बैठता है। तो वो नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे लेता हूँ, सेल्यूकस निकेटर के बाद जो गद्दी बैठते हैं एंटियोकस बैठता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एंटियोकस। तो एंटियोकस द्वितीय याद रखिए, एंटियोकस सेकंड। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एंटियोकस सेकंड के समय में ऐसा घटना हुआ, ऐसा चीजें हुई कि जो बैक्टीरिया में शासन कर रहा था। क्योंकि देखिए सारे बैक्टीरिया छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन ये सब किसके अंदर में है, तो मैसेडोनिया में, तो यूनान के अंदर में। लेकिन क्या हुआ भाई कि बैक्टीरिया में ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में एक जो राज्य कर रहा था उसका नाम था डियोडोटस। ध्यान रखिएगा क्या नाम था, डियोडोटस। अभी मैं इधर एंटियोकस लिखा हूं, इधर एक नाम में आएगा डियोडोटस। हिंदी में भी डियोडोटस ही बोलते हैं, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, समझना आप लोगों को। डियोडोटस ने क्या किया, देखिए एंटियोकस द्वितीय था ना, उसको ध्यान नहीं था, राजपाट पे कोई ध्यान नहीं था, वो थोड़ा समझ लिए कि उसको बस पीना होना था, कोई मतलब उसको नहीं था, वो थोड़ा उस तरह सा रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं था। इस चीज को फायदा उठा के डियोडोटस तो गवर्नर था बैक्टीरिया का, उसमें गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए क्या होता कि छोटे छोटे जो राज थे उसमें कौन शासन करते थे, तो गवर्नर शासन करते थे। मेन रूप से जो बैठा हुआ था यूनान में वो थे एंटियोकस। तो डियोडोटस जो गवर्नर था बैक्टीरिया का, और पर्थिया का एक गवर्नर था, उसका नाम था आर्सेकस। यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ आर्सेकस। ये दोनों ने विद्रोह कर दिया, यहाँ विद्रोह कर दिया। देखा कि भाई राजा कमजोर है, विद्रोह करके हम लोग अलग हो जाते हैं, हम लोग एक स्वतंत्र राज्य बनाते हैं। एंटियोकस सेकंड के समय इसने डियोडोटस प्रथम ने विद्रोह किया और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इस पूरे यूनानी किंगडम से, पूरे आप समझिए ग्रीक डायनेस्टी से ये अलग बन गए, और ये बैक्टीरियन ग्रीक कहलाए। क्या कहलाए, बैक्टीरियन ग्रीक या इंडो ग्रीक कहलाए।
लेकिन अभी चीजों को समझना। एंटियोकस द्वितीय के बाद आता है सेल्यूकस, ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस थर्ड। सेल्यूकस टू का शासनकाल बीच में रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीच में सेल्यूकस टू का शासनकाल रहा है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए, जो महत्वपूर्ण वो पढ़िए ना। सेल्यूकस सेकंड का समय रहता है, तो उसमें कुछ कुछ एरियाज को कहने का मतलब बहुत सारा चीजों को कवर कर लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हम सेल्यूकस द्वितीय तृतीय तीसरा के पास आ गए। सेल्यूकस सेकंड के समय बैक्टीरिया अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र हो चुका था, बैक्टीरिया एक तरह से अपने आप में एक राज्य बन चुका था, वो अपने आप यूनानी किंगडम से, पूरे इस यूनानी किंगडम से अलग हो चुका था। और यहाँ पे पार्थियन किंगडम ऑलरेडी आर्सेकस ने इस चीज को अलग कर दिया था। दोनों डियोडोटस प्रथम एंड आर्सेकस, ये बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनानी किंगडम। ध्यान रखिए चीजों को, ओके। अब क्या हो भाई, अब कुछ ना कुछ घटना घटेगा। अब डियोडोटस फर्स्ट के बाद जब सेल्यूकस द्वितीय का टाइम आता है ना, उसमें डियोडोटस द्वितीय आता है। अब डियोडोटस तो जिंदा हमेशा नहीं रहेगा, अमर तो है नहीं। डियोडोटस द्वितीय, इसका पुत्र डियोडोटस द्वितीय अभी शासन कर रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। इधर सेल्यूकस थर्ड है, जो पूरे यूनान का में एक तरह से राजा है। सुने ना बातों को, इसमें पूरा तरह स्वतंत्र है। अभी मतलब बैक्टीरिया का कोई मतलब ही नहीं यूनान से, ये ऑलरेडी बैक्टीरिया एक अलग स्वराज साम्राज्य है। बैक्टीरिया क्या मैं लिख रहा हूँ, बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरियन किंगडम के बारे में बात करूँ, ठीक है। अब इसका एक सेनापति, ध्यान रखें, बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट है, समझना आपको। इसका सेनापति डियोडोटस सेकेंड का सेनापति, उसका नाम क्या भाई, उसका नाम है यूथिडेमस। मैं हिंदी में लिखता हूँ यूथिडेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, और इस नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा, यूथिडेमस। अब क्या हुआ, यूथिडेमस ने क्या किया ना, सेनापति डियोडोटस द्वितीय का था, ये भाई डियोडोटस द्वितीय को ही हटा दिया गद्दी पर से। इसने डियोडोटस द्वितीय को गद्दी पर से हटा के यूथिडेमस यहाँ पर बन गया बैक्टीरिया का राजा। तो यार बात को, इसने डियोडोटस द्वितीय को हरा दिया और यूथिडेमस अभी यहाँ पर बन गया राजा। अब इस बात का जब भनक पता चला, ध्यान रखिएगा, इस बात का जब भयानक पता चला कि भाई यूथिडेमस वहां सेनापति था और उसने बैक्टीरिया पर जो राज कर रहा था डियोडोटस द्वितीय को, उसको हरा दिया। अब सेल्यूकस थर्ड इसको बुलाता है यूथिडेमस को कि तुम मेरे दरबार में आओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम मेरे दरबार में आओ। यूथिडेमस अपने खुद दरबार में नहीं आता है, ये भेजता है अपने बेटा को, उस बेटा का नाम है डेमेट्रियस। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ये इसका क्या है, इसका क्या है, सन, बेटा। डेमेस्टियस को भेजता है सेल्यूकस तृतीय के दरबार में। सेल्यूकस तृतीय से बहुत प्रभावित होता है, ये बहुत ही पराक्रमी था, ये लड़का बहुत पराक्रमी था, बहुत ही स्मार्ट था। ये अपनी बेटी सेल्यूकस तृतीय की जो पुत्री थी उसके साथ शादी करवाता है डेमेट्रियस का। और डेमेट्रियस शादी करवाने के बाद कहता है कि आप देखो, ये डेमेट्रियस तुम्हारे अंदर में पूरा बैक्टीरिया, तुम बैक्टीरिया पर शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर में सब कुछ है, तुम आराम से रहो, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सही चल रहा है। अभी डेमेट्रियस शासन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से शासन कर रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होता भाई, सेल्यूकस तृतीय तुम अमर तो हो नहीं। सेल्यूकस तृतीय के बाद आता है सेल्यूकस फोर। सेल्यूकस फोर आ जाता है, सेल्यूकस फोर आता है, कहता है भाई बैक्टीरिया तो मेरे अंदर में था, बैक्टीरिया तो पूरे पूरे यूनान के अंदर में था, ये पूरा पूरा साम्राज्य यूनान का था, तुम तो बैक्टीरिया अलग हुए, तो हमको बैक्टीरिया चाहिए, हमको नहीं चाहिए अलग, हमको तुम साथ में आ जाओ, कोई मतलब नहीं है, हम लेंगे, हासिल करेंगे। सेल्यूकस फोर, ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस फोर। अभी डेमेट्रियस आराम से शासन कर रहा था यहाँ पर बैक्टीरिया के ऊपर। डेमेट्रियस कौन है भाई, डेमेट्रियस आराम से शासन कर रहा है यहाँ बैक्टीरिया के ऊपर। डेमेट्रियस आगे बढ़ता है इंडिया की तरफ, आगे बढ़ता है इंडिया की तरफ, पंजाब की तरफ राज कर, मतलब कब्जा करने के लिए चीजों को आगे बढ़ता है डेमेट्रियस। यहां तक बात उसमें रहे, आगे बढ़ रहा है। अभी जगह यहाँ पे खाली, बैक्टीरिया तो खाली, अब मेन राजा ही आगे बढ़ गया है शासन कुछ मतलब कैप्चर करने के लिए पंजाब की तरफ, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। लेकिन डेमेट्रियस जहां पे था बैक्टीरिया खाली है। इस मौके को फायदा उठा के सेल्यूकस फोर ने अपने सेनापति नाम ध्यान रखें, सेनापति का नाम है यूकेटाइडिच, 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 यूकेटाइडिच को भेज देता है सेनापति को, जाओ और बैक्टीरिया को जीतो। क्योंकि देखो सेल्यूकस फोर को पसंद नहीं है, सेल्यूकस फोर चाहता है कि बैक्टीरिया हमारे अंदर में रहे, पहले हमारा था, हमारा अभी भी रहे, ठीक है।
सेल्यूकस यूक्रेटाइडिस को भेजता है और ये बैक्टीरिया को जीत लेता है। अब देखिए बैक्टीरिया को चल लेता है जीत। अब देखिए जो डेमेट्रियस आगे निकल चुका था पंजाब में, अब जो उसे पता चलता है कि बैक्टीरिया तो जीता जा चुका है, तो बताइए वापस जाएगा नहीं, अब वो यहीं रहेगा, वो पंजाब में ही रह जाता है और अपनी राजधानी पंजाब में सियालकोट में बनाता है। तो यही से स्टार्ट होता है दो चीज हम पढ़ेंगे जब भी इंडो ग्रीक, तो दो वंश, एक यूक्रेटाइडिस वंश और एक डेमेट्रियस वंश, दो वंश। एक डेमेट्रियस वंश जो चला रहा है शासन कहाँ भाई, तो पंजाब के अंदर। यूक्रेटाइडिस जो अभी इंडो ग्रीक के अंदर, ये भी आगे बढ़ेगा। तो आप लोग एक तरह से एक आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरह से एक चीजें आपके दिमाग में घुस चुका होगा। क्या हमने बैकग्राउंड देखा इंडो ग्रीक के बारे में, आपने आई थिंक इतनी अच्छे तरीके से नहीं समझा होगा कि किस तरह से। अब हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक को अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे जो डाला हूं मैप, इसको ध्यान में दीजिए, अभी ध्यान रखें। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक हमने देखा, हम दो तरह से पढ़ेंगे, दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, दो वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक पहला वंश है यूक्रेटाइडिज, नाम याद रखिए यूक्रेटाइडिज, जो सेल्यूकस 4 के सेनापति के रूप में रहा, जो बैक्टीरिया पे शासन कर रहा है। ओके, और इधर जो भारत में आ चुका है उसका नाम है डेमेट्रियस, बहुत अच्छा तरीके से डेमेट्रियस। ओके, ध्यान रखिएगा, डेमेट्रियस या यूथिडेमस से बोलिए, दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए डेमेट्रियस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, इसने अपनी राजधानी को साकल बनाया। ये अभी पंजाब की तरफ आक्रमण कर, पंजाब के कुछ राजाओं जीत चुका है, इसने अपने राजधानी को कहां बनाया, साकल। साकल इसको कहीं के नाम देखिए सियालकोट, सियालकोट जो पंजाब के क्षेत्र में, आधुनिक पंजाब पाकिस्तान में है ये अब एरिया। डेमेट्रियस के बारे में इतना ही जानना था, ज्यादा नहीं जानना। यूक्रेटाइडिस के बारे में समझिए, यूक्रेटाइडिस के बारे में समझिएगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इस वंश का एक राजा है एंटियालकिड्स, नाम देखिए बहुत जबरदस्त है, एंटियालकिड्स। ओके, इसने एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पढ़ना, मैं वही सुना, हेलियोडोरस, एंटियालकिड ने अपने राजदूत हेलियोडोटर या हेलियोडोरस, अपने दिखाई पड़ेगा, हेलियोडोरस को इसने भेजा, कहां भेजा, इसने भेजा है इसको सुंग शासक। उसमें शासन कौन कर रहा था भारत के ऊपर, सुंग, माने जो मगध वाले क्षेत्र में सुंग कर रहा था। और वो पता होना चाहिए 185 बीसी का काम बात है यहाँ पे। सुंग शासक भाग्यभद्र, इसका नाम देखिए भाग्यभद्र नाम है, भाग्यभद्र, इसके दरबार में भेजा हेलियोडोरस को। और इस हेलियोडोरस ने क्या किया, एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। तो पूछता है एग्जाम में, गरुड़ स्तंभ विदिशा में, विदिशा कहां, एमपी में, विदिशा में, ओके, विदिशा में गरुड़ स्तंभ, कहीं कहीं बेसनगर नाम दिखाई पड़ेगा, तो बेसनगर भी ध्यान रखिएगा, बेसनगर इसी का नाम था। तो वेसनगर स्तंभ भी बोलते हैं, गरुड़ स्तंभ, एक गरुड़ स्तंभ देखिए, गरुड़ स्तंभ बनवाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका निर्माण करवाया। और इस पे नाम लिखवाया, क्या लिखवाया, इस पे नाम लिखवाया वासुदेव, क्या लिखवाया, वासुदेव। तो इसने अपने आप का नाम को वासुदेव रखा विदिशा में जो, तो कहीं ना कहीं जो ये हेलियोडोरस था वो भागवत धर्म से प्रभावित हुआ और इसने वासुदेव नाम लिखवाया। तो वासुदेव मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कहने का मतलब यह कि वासुदेव किन को बोलते हैं, तो कृष्ण को। तो इस तरह से उसमें अगर हम बात करते हैं तो वैष्णव धर्म, तो उस धर्म से प्रभावित हुआ और इस तरह से ये वासुदेव अपना नाम अंकित करवाया इस अपने स्तंभ पे, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ किसने निर्माण करवाया, हेलियोडोरस ने, कहाँ है, विदिशा में, वेशनगर। इसने अंकित नाम क्या करवाया, वासुदेव। इतना समझना था यूक्रेटाइडिस के बारे में, बस इतना समझना था। अब डेमेट्रियस को हम पढ़ रहे हैं, हम डेमेट्रियस के बारे में देखेंगे, राजधानी बनाया, और डेमेट्रियस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। डेट के लिए तो कुछ डेट एकदम याद मत रखो, एक रफली याद रखो कि 185 के बाद ये सब बातें हो रही है, तो डेट के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, कहीं भी डेट इसका नहीं पूछेगा, चीजें आपको जो पूछेगा आप समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है मिनांडर, इस वंश की बात करते हैं, मिनांडर। से पूछ दे कि मिनांडर कौन से वंश का था, तो डेमेट्रियस का, डेमेट्रियस वंश का था।
मिनांडर्स का कहीं कहीं आपको नाम मिलने को देखने को मिलेगा, मिलिंद। इसके बारे में पढ़ना है, बहुत ही इस तरह समझिए कि इसके बारे में जो पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण चीजें, ज्यादा नहीं। इसके बारे में एक बौद्ध भिक्षु बताते हैं, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन और मिनांडर के बीच में कुछ बातें होती हैं, कुछ आध्यात्मिक बातें होती हैं, तो यही मिनांडर आके जाके बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो ये नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, तो इनके दोनों बीच जो दोनों में बातचीत हुआ था, उनके सवाल जवाब का एक किताब है, मिलिंद पन्हो, नागसेन द्वारा रचित किया गया किताब है मिलिंद पन्हो, जिसमें मिलिंद का नाम है, मिलिंद मतलब तो मिनांडर और पन्हो मतलब प्रश्न। मिलिंद का जो प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब जिन नागसेन बौद्ध भिक्षु ने दिया था, उनका संकलन है मिलिंद पन्हो में, ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया, इसमें क्या क्या है, तो मिनांडर के प्रश्न हैं जो इन्होंने पूछा, और यही बताया है किस तरह से मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मिनांडर के प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिए, मिलिंद पन्हो की रचना ये है। ओके, ज्यादा कुछ भी मत पढ़ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मिलांडर जब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि आप पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ओके, समझे बातों, कोई फायदा नहीं है। ओके, अब देखो चीजों को समझना है कि इसके लिए एक और किताब कहीं के आप देखिएगा तो इसके लिए मिनांडर के रूप में एक और किताब है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक किताब है। इस किताब के कौन लिखा है कभी तक जानकारी नहीं पता चल पाया, लेकिन इस किताब में ऐसा लिखा गया है कि मिनांडर के जो सिक्के चलाए थे, वो सिक्के भड़ाओच तक चलते थे। भड़ाओच जो गुजरात में है, भड़ाओच बंदरगाह है, तो बोला कि भड़ाओच बंदरगाह तक इनके सिक्के चलते थे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में एक रेह का कौसाम्बी अभिलेख है, रेह जगह है कौसाम्बी में, तो रेह अभिलेख है, उसमें भी मिलिंद के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, मिलिंद के बारे में आपको जानकारी मिलता है, मिलिंद पन्हो के बारे में। तो मिनांडर महत्वपूर्ण था इसमें, इसलिए मैंने मिनांडर के बारे में मैंने आपको इसमें बताया। और इसके बारे में ज्यादा चीजें आपको ध्यान में रखना नहीं है, ज्यादा आपको चीजें रटने नहीं है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो था मैंने वो बता दिया, और भी कुछ आपको चीजें नहीं याद रखना। ठीक है, अब देखिए मिलिंद पन्हो के बाद मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। मिलिंद पन्हो के बाद जो आता है भाई, वो आता है स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो सेकंड आता है। स्ट्रैटो सेकंड महत्वपूर्ण इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसने चलवाया था शीशे के सिक्के चलवाया था, ये था स्ट्रैटो सेकंड। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के यही चलाए थे। देखिए, हालांकि जो स्वर्ण सिक्के चलाए सर्वप्रथम, उतना ज्यादा रेगुलर रूप से नहीं चलाते, इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से। लेकिन जब रेगुलर की बात करेंगे तो हम देखेंगे वीच कट फिशेस, जब कुषाण वंश पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उसने स्वर्ण सिक्के बहुत तरीके से चलाए थे और एकदम रेगुलर हर जगह मिला। लेकिन इसमें नहीं है, स्ट्रैटो सेकंड के बारे में पढ़ना है, और भी कुछ ज्यादा इसमें चीजें आपको नहीं पढ़ना है पूरे इस चीज में। ठीक है, ओके, समझिए बातों को। और लास्ट रूलर का नाम है हर्मियस, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट रूलर जो आपका है उसका नाम है हर्मियस। लास्ट रूलर का नाम है हर्मियस, जो लास्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। ध्यान रखिए, लास्ट रूलर, इसके बारे में ज्यादा नहीं, इसको भी पार्थियन आएंगे, मतलब कहने का शक आएंगे, इसको हरा देंगे, और मतलब कहने का मतलब यहाँ पर से बैक्टीरिया से चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझना था जो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये हमें पूरा पढ़ना था किसके बारे में, तो हिंद इंडो ग्रीक के बारे में। ओके, हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल्स, ये सब सारी चीज पढ़ेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा, तो हम इसी में बताते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर नहीं लूंगा, मैं यही बताता हूँ। वीडियो 1 घंटा का हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक, जो इंडो ग्रीक भारत में रहे तो उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको समझने हैं। आपको समझने इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक का, जो भारत में रहे उनका क्या प्रभाव, कुछ ना कुछ तो दे के गए होंगे, कुछ ना कुछ लेके गए होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि यूनानी आक्रमण में क्या क्या दे के गया, या तो मैंने बताया था आपको कि जैसे किस तरह से ओके ईरानी आक्रमण में क्या क्या चीजें मिली थी। तो एक चीज आपको समझना है क्या क्या देखे गए। ठीक है, पहला बात, ये पहला ऐसा
सिक्के चलवाने वाले पहले रूलर, सिक्के चलाने वाले पहले शासक। अभी तक इंडिया में सिक्का कोई नहीं चलवाया था भाई। हमने पूरा सोखा देखा, और सोखा में कहीं आपने सिक्का देखा? नहीं। तो सिक्के चलाने वाले प्रथम रूलर के रूप में इंडो ग्रीक, तो कहीं ना कहीं सीखा। और भी जितने भी लोग हैं जो सीखे हैं सिक्का, सब तरह का सिक्का चलाया था। कॉपर गोल्ड निकेल शीशा उसा सबका सिक्का चलाया था। तो सिक्का चलाने का प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया, और फिर बाद में यही सब लोग सीखे। ओके, सब सिक्के पर इन्होंने बाइलिंगुअल दो भाषाओं में इन्होंने सब स्क्रिप्ट करवाया सब पर, ठीक है। ओके, तो जितने भी सिक्के इनके थे इंडो ग्रीक के सिक्के, वो सब बाइलिंगुअल थे, दोनों में दो तरह से इन्होंने अपना ग्रीक भाषा में और जो भी इसमें जो चल रहे थे लैंग्वेज, उसमें इन सिक्कों पर बाइलिंगुअल तरह से सिक्के इन्होंने चलाया। बाइलिंगुअल एंड द वाई स्क्रिप्ट, बात सुनिएगा, बाइलिंगुअल एंड द वाई स्क्रिप्ट, ध्यान रखिएगा। ओके, कहीं कहीं इन्होंने सिक्कों पर शैव धर्म या भागवत धर्म की चीजों को अंकित करवाया, अपना चेहरा बहुत सारे सिक्कों पर अपना फिगर बनवाया। तो सबसे पहले अपने सिक्कों पर फिगर बनाने का स्टार्ट भी इन्होंने किया। फिर आगे जाके जितने रूलर्स आएंगे, गुप्ता आज शक आएंगे, कुषाण आएंगे, वो सब सिक्के इनके ही देख के चलाए ना, सीखे ना चीजों को, समझिएगा बाद में। ओके, फिर और क्या दें भाई, तो चीजों को समझिएगा। हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक कला और साहित्य, देखिए हेलेनिस्टिक कला और साहित्य की बात करें तो शुरुआत इन्होंने किया, जिसे बोलते हैं जिसके अंदर समझ लीजिए गंधहार कला के बारे में आपने पढ़ा होगा। गंधहार कला कहीं ना कहीं हेलेनिस्टिक कला से ही आया है, इन्हीं का एक रूप है गंधहार कला, जो कि आप देखिएगा नॉर्थ वेस्ट में चलता था उस समय, जो एक तरह से पूरा तरह से आप समझ सकते हैं कि ना ही पूरा तरह से ग्रीक कला था और ना ही पूरा तरह से दोनों का मिक्सअप था, वो इंडियन सेंट्रल एशियन कॉन्टिनेंट का वो गंधहार कला। तो हेलेनिस्टिक कला इन्हीं की देन है। ओके, जो बेस नगर पिलर देखिएगा आप, उसमें बेस नगर पिलर जो हेरोडोटस ने बनाया था, उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं गंधहार कला का परिचय उन्होंने दिया, मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट का परिचय दिया, ठीक है। गंधहार कला, गंधहार इमेज जो मैं बढ़ाऊंगा जब आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें बताऊंगा किस तरह से, ठीक है। अभी उस चीज को चर्चा नहीं करना, ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, छत्रपति जो भी, ध्यान रखिएगा, जितने भी इसके अंदर में जितने भी राज थे, सबको नाम क्या धर देगा? छत्रप, ठीक है। तो राज को इन्होंने छत्रप बोला, तो छत्रपति स्टार्ट इन्होंने किया, ठीक है। छत्रपति मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मिलिट्री गवर्नरशिप, सेनापति के द्वारा जो राज्य पे शासन हो रहा है, वो उसको बोल देंगे छत्रप। आपको पता था कि मेन सेंटर पे एक राजा बैठा है, अलग अलग गवर्नर को दे दिया है, तो छत्रप कहलाए, क्या कहलाए? छत्रप कहलाए। तो ये आपको समझना था, इनका क्या क्या देन था, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है शक। वो क्या है भाई? शक भी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन शक को भी आपको पढ़ना है, शक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। शक वंश, ओके। शक वंश को हम लोगों ने क्या बताया था? शक को एक और नाम से जानते हैं, कौन नाम से जानते हैं भाई? तो सिथियन, क्या बोलते हैं? सिथियन। तो कभी ध्यान रहेगा तो ध्यान रखिएगा, सिथियन। ओके, सबको क्या बोला हम लोगों ने? सबको क्या बोला हम लोगों ने? सिथियन। अब देखिए सिथियन के बारे में पढ़ना, ध्यान रखिएगा। तो जो शक है, जो शक के बारे में अगर आप देखिएगा ना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको है, अगर मैं आपको मैप बना दूं, तो यहाँ मैप थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ, अच्छा नहीं बन पाएगा बट तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा। मुझे बस चीजों को समझाना है, ओके। मैप तो बहुत ही गंदा बना है, बट इसको मैं सही कर देता हूँ। ओके, चलिए, ये मैप बन ही नहीं पा रहा यार, यहाँ पे इस पे पेन टैबलेट पे बनाने में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो भी चीजें, चलिए ये तो मैंने मैप बना दिया, ऊपर वाला पार्ट से मुझे मतलब है, ठीक है। तो मैं ये बना दूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। तो देखिए, जब हम शक की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया में देखते हैं, कहां देखते हैं भाई? सेंट्रल एशिया में। ये शक ऑलरेडी सेंट्रल एशिया में थे। यहाँ पर एक जगह है, देखिएगा, यहाँ पर मैं दो जगह बनाता हूँ।
ऊपर में अमू दरिया था, जगह का नाम है अमू दरिया। शायद में ये मैप में शायद होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। नहीं इसमें नहीं, कैस्पियन सागर है ना, देखिए कैस्पियन सागर आप देख रहे हैं, कैस्पियन सागर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस साइड में एक अमू दरिया था और नीचे में आप देखिएगा तो एक सी दरिया था, ठीक है, इस तरह से नाम था, आप देखिएगा। ओके चलिए, तो ये नाम से आपको महत्वपूर्ण ज्यादा चीज ध्यान नहीं रखना है, आपको समझना है, ठीक है, बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अमू दरिया था और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शक पहले से थे। अब शक पर, ये शक था ना, इस शक, यहाँ पे शक पहले से है, इस पे हमला हुआ। किसका हमला होगा बताइए? तो इस पे जो हमला करते हैं वो हमला करने वाले होते हैं यूची कबीला। ध्यान रखिए, कौन करते हैं हमला? यूची कबीला। अब देखिए यूची कबीला जब यहाँ पे हमला करेगा, भागेंगे, भागना तो है। यूची कबीला जब यहाँ पे हमला करता है तो ये शक यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, देखिए भागना स्टार्ट करते हैं और ये 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। यहाँ शक, तो एक शाखा जाते हैं अफगानिस्तान, एक शाखा जाते हैं अफगानिस्तान, एक शाखा देखते हैं, 2 शाखाएं, एक शाखा रुक जाता है यहाँ पे मथुरा के ऊपर, मथुरा को अपना बेस बनाता है। ओके, एक शाखा शाखा अगर हम देखेंगे तो एक शाखा तहसीला को बेस बनाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिर कुछ 2 शाखाएं यहाँ पे आती हैं, एक मालवा को बेस बनाता है और एक शाखा नासिक को बेस बनाता है। तो 5 शाखाएं शक बढ़ जाती है। तो 5 शाखाएं के बारे में हम पढ़ेंगे, 5 शाखाओं का क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है हम उनको देखेंगे। उसमें हम अफगानिस्तान वाले शाखाओं को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पढ़ना इंडिया वाले शाखाओं के रूप में। तो शक 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। 5 शाखाओं को मेनली हम शक के नाम जानते हैं। हम सब कुछ चीजों को समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। बातों को अच्छे तरीके से समझिएगा। किस तरह से मैंने बताया कि वहां से खरीदता है, आमोदेरो के पास वहां पे रहते थे शक। पहले सेंटर आपको लिखना है कुल मिला के कि जो शक थे वो ओरिजिनली बिलोंग टू द सेंट्रल एशिया। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, ये ओरिजिनली बिलोंग टू, सॉरी क्या हमारा, सेंट्रल एशिया, ठीक है। इस चीज को समझ लिखना है। और जब आप मैप पे पढ़िएगा ना, तो मैप से वो चीज जब मैं इसको पढ़ाऊंगा मेंस में, तो उसको मैप पे पूरे ध्यान से पूरे मैप को देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अब यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करना है प्री के लिए, 67th के लिए। तो देखिए ये जो ऊपर वाला कहला गए उत्तरी शक, नीचे वाला कहला गए, दक्षिणी मत बोलिएगा, इसको कहला गए पश्चिमी शक। इंडिया का पश्चिमी में है ना भाई पश्चिमी शक, तो हम यही पढ़ेंगे उत्तरी शक और पश्चिमी शक। उत्तरी एंड दिस इज द पश्चिमी। ओके, उत्तरी शक में हम किस रूप से पढ़ेंगे? तक्षशिला में जो रह रहे थे, और कौन भाई? मथुरा में जो रह रहे थे, इधर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे दोनों के लिए कर जाते हैं। तक्षशिला में जब देखेंगे तो हम 2 राजाओं का 2-3 पढ़ेंगे। मौस इसका राजा है, एजेज, एजिलेसस, तो नाम बहुत खतरनाक है एजिलेसस, सब याद नहीं रखना है बस, ठीक है, समझना है। सवाल कहीं से घुमा फिरा कर दे, मैंने क्या बताया, शक में केवल किसको पढ़ना? रुद्रदामन को समझना, ठीक है। रुद्रदामन महत्वपूर्ण है, रुद्रदामन महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने बताया आपको कि शक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रुद्रदामन को। ओके, तो मौस सबसे पहला शक किंगडम होगा जो गंधार क्षेत्र में, क्योंकि तक्षशिला कहाँ है? गंधार में, तो गंधार क्षेत्र में पहला राजा कौन है? मौर्य होंगे, सॉरी मौस या मोगा या मू नाम से दिखाई पड़ता है अलग अलग किताबों में, अलग चीजें आपको दिखाई पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद एजेज हैं, ओके एजेज हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो आप समझिएगा, मथुरा में जो ध्यान दिएगा, हगामन नाम देखिए, हगामन, सो राजाओं का नाम है, सोडास, खतरनाक खतरनाक नाम। ओके, ये नाम है, समझ रहे हैं बातों को। अब यहां पर पश्चिमी में क्या कर देखते हैं? पश्चिमी में देखते हैं मालवा और नासिक। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं पहले वो समझिए आप लोग, जो समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझिए कि मालवा में पहले थे ये हगाम, जो मथुरा में जीते जो भी शक रह रहे हैं ना, जो मथुरा में जो शक रह रहे हैं, ये शक पहले मालवा में थे। जब मालवा से भगाया गया तब ये हम मथुरा में आके एक शक की एक शाखा उत्पन्न हुई। समझ रहे बातों को?
शक की एक शाखा यहाँ पर उत्पन्न हुई और मालवा से भगाने वाले थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य ने शक को हराया और उसके बाद विक्रमादित्य ने किसकी उपाधि धारण की? सॉरी, विक्रमादित्य विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की? जब शक को हराया तो। और फिर विक्रम संवत चलाया। तो 57 बीसी में शक को खरीदा और यही मालवा वाले शक यहाँ पे आके मथुरा में बसे थे। आपको ये पता होना चाहिए, मालवा वाले शक, ध्यान रखिएगा। ओके, ये मथुरा में बसते हैं, हगामन सुडास से महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है। ये भाग के आए थे, 57 बीसी में हराते हैं, तब विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत 57 बीसी। मालवा संवत बोल दे, यही महत्वपूर्ण है। मालवा संवत इसी को बोलते हैं, ठीक है। कृत संवत भी इसी को बोलते हैं। ये तीनों संवत, विक्रम, मालवा, कृत, ये तीनों संवत का डेट है 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा। अब देखिए, जब मालवा में तो कोई ना कोई रहा ना। मालवा के जो एक हम पढ़ेंगे शक के बारे में, तो काद्रमन वंश, कौन सा वंश? कारदमक, कारदमक वंश। यहाँ पर शक की शाखा है, उसका नाम है कारदमक वंश। और कारदमक वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो रूलर है वह है रुद्रादमन। इन्हीं को तो पढ़ना है। अब देखिए, अब हम रुद्रदमन को तो पढ़ेंगे, लेकिन हम नासिक में देख लेते हैं। नासिक में जो शकों की शाखा है उसमें है चष्टन वंश। मैं इसको अलग कलर से लिख दूं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो थोड़ा हौच-पौच हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। चष्टन वंश, ओके। चष्टन वंश के देखेंगे, इसमें राजा भूमक, तो नाम बहुत, नहपान, एक नाम है नहपान, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नहपान को लिख दिया हूं, ठीक है। नहपान के बारे में क्या दिखाई पड़ता है आपको? ओके, तो नाहपान का फिर हम जानकारी वही मिलता है, पेरिप्लस ऑफ द एथेंस सी। उसमें क्या बोलता है कि जो नाहपान है ये अपना राजधानी भड़ौच और उज्जैन के बीच में बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसने अपनी एरिया को कहीं ना कहीं उज्जैन एमपी तक फैला हुआ था और राजस्थान तक फैला हुआ था, गुजरात तक। तो भड़ौच उज्जैन महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें नाहपान में याद रखिए ये चीज कि सातवाहन वंश का राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी। देखिए, अभी इंडिया में और भी राजा, मैंने क्या बता, हम दो तरह से पढ़ रहे हैं, एक फॉरेन रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक इंडियन रूल के। इंडियन रूल तो शासन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है स्टॉप हो गए हैं। अरे मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद तो सुगवंश आए थे, तो वो तो शासन कर ही रहे हैं ना। लेकिन हम वेस्टर्न वाले साइड में कौन, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कौन कर रहे हैं, तो ये सब अलग अलग रूल्स आ रहे हैं। अलग अलग रूल मतलब कहने फॉरेनर रूल ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहनों के बहुत महत्वपूर्ण, गौतमी सतकर्णी हमला किया था सतवाहन वंश पे। इसमें इस चीजें इस पे है, ठीक है। इसमें ऐसा नाहपान पर ही आक्रमण किया था, ऐसा कहीं कहीं बुकों में मिलता है। अब रुद्र दमन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, और उसके बाद हमारा शक खत्म हो जाएगा, ठीक है। रुद्र दमन के बारे में, रुद्र दमन के बारे में ऑलरेडी हमने मौर्यन एम्पायर में ही पढ़ा था, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसमें हम बेसिकली उसी चीज को पढ़ेंगे और ज्यादा बार चीजें पढ़ेंगे नहीं, ओके। हम पढ़ते रुद्र दमन के बारे में। रुद्रा दमना, रुद्र दमन के बारे में पढ़ेंगे तो पहला बात एक कर्दमक वंश का था, ओके। और ये पश्चिमी सत्रप का था। पश्चिमी सत्रप मतलब छत्रप किसको बोल रहे थे? अयो छत्रप प्रणाली। तो देखिए, पश्चिमी छत्रप में आया ना मालवा में, तो पश्चिमी छत्रप का था रुद्र दमन। बहुत ही मस्त राजा, कहने का तो बहुत ही विद्वान, संस्कृत का विद्वान। जो लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ना, मेरे जितने वीडियो है ना, उनका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये बताना, तर्कशास्त्र के विद्वान, ओके। राजनीति शास्त्र का विद्वान, मतलब बहुत ही विद्वान आदमी था यार, ये बहुत ही विद्वान, व्याकरण का विद्वान, सबका विद्वान, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। इस तरह से विद्वान था। और इसके एक अभिलेख है 150 एडी का, जो अभिलेख है, अगर 150 एडी में पूछ चुके हैं। रुद्रदमन का 150 एडी में जो अभिलेख है, उस अभिलेख में उसको बोलते हैं गिरनार अभिलेख। गिरनार साइड में मिलता है, गिरनार अभिलेख, गुजरात के। या रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख ही बोलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, इसी को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो गिरनार अभिलेख में ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। देखिए, ये अशोका मौर्य और के सबके बाद में अभिलेख लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये अभिलेख उस समय का नहीं, लेकिन फिर भी इसमें जानकारी दिया गया किसके बारे में, तो मौर्य एम्पायर के बारे में, ठीक है। संस्कृत भाषा का अभिलेख है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, संस्कृत भाषा का अभिलेख है, ओके। चंपू शैली में है। चंपू शैली में तो कहना होगा कि कवि, काव्य और गद्य दोनों शैली में लिखा गया है, ओके।
इसमें मेनली जो चर्चा सुदर्शन झील के बारे में। एक सुदर्शन झील है, बहुत ही फेमस झील, इसके बारे में इन्होंने चर्चा करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि सुदर्शन झील को रुद्रदमन ने भी उसके ऊपर काम किया था, तभी ये बताया। सुदर्शन झील का इतिहास ही बता दिया। ये देखो सुदर्शन झील का जो हम निर्माण, हम कुछ इसका जो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये पहले, इसके पहले भी बहुत सारे शासक ने बना चुका है। कौन कौन ने बना चुका है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जो उसमें गिरनार में रह रहे थे, उसका नाम था पुष्पगुप्त। मैंने ऑलरेडी बताया सब कुछ बारे में। तो पुष्पगुप्त ने ही निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। ओके, अभी चूंकि मौर्य समय के चल रहे हैं, मतलब 300 कुछ बीसी के बाद हम कह रहे हैं, 345 बीसी की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है भैया अशोका। अशोका के समय जो गवर्नर है तुषाक, यहाँ पे जो कर रहे हैं शासन गवर्नर वो तुषाक हैं, तुषाक। और तुषाक ने इस पर बांध का निर्माण कराया। मैं सब सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील के ऊपर बांध का निर्माण करवाया। अशोका के समय बाद जो आता है रुद्रदमन, इसने बताया, रुद्रदमन ने अपने बारे में, रुद्रदमन ने बोला कि हमने, मेरे विशाखदत्त, इसके गवर्नर का नाम था विशाखदत्त, इसने जो बांध टूट गया था उसका पुनर्निर्माण कहलाया। अभी अगर मान लेते कोई मंदिर है, तो कोई मंदिर को कोई मान लेता है, अभी कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी नेता होता है, उस मंदिर को अगर कोई भी आदमी अगर उस मंदिर को बनवाएगा तो लिख देगा कि हमने इस मंदिर को बनाया, इस मंदिर को हमने निर्माण करवाया, मतलब कहने पुनर्निर्माण करवाया, उसके पहले इन्होंने करवाया था, इनको पहले। तो कहीं ना कहीं ये चीज जानकारी था ना, तब तो लिखा ना कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवा चुका था। ये सब जानकारी लिखा गया, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था, बांध बनाया, फिर हमने इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया, ऐसा रुद्रदमन ने अपने अभिलेख में लिखा, तो इसको हम जानकारी मिलता। फिर बोला कि इसके बाद स्कंदगुप्त आता है, अभिलेख बाद में लिखवाया। बोला इसके बाद स्कंदगुप्त है, उसके समय 2 गवर्नर, एक पर्णदत्त और पर्णदत्त का बेटा चक्रपालित, इसका पुत्र है चक्रपालित। इसने इस पे बांध का पुनर्निर्माण तो करवाया ही करवाया, बांध का, ये गुप्त शासनकाल का है, बांध का पुनर्निर्माण इसने कराया, फिर टूट गया था बांध। और झील का, फिर झील का भी इसने पुनरुद्धार कराया, झील का भी इसने पुनर्निर्माण, झील भी मतलब कहने का टूट फूट गया था, कुछ भी हो गया था, तो झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करवाया स्कंद। ये जानकारी मिलता है, यही जानकारी मिलता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी मिलता है रुद्रदमन के बारे में, कि इस पे 2 बार हमला किया था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। हम पढ़ेंगे आगे, हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सतवाहन वंश में इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, पुलवामी के बारे में। इसने 2 बार आक्रमण किया था। ओके, ये हर जगह किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें इतना ही पढ़ना था, इतना ही हमें पढ़ना था पूरे शक में। शक हमने पढ़ लिया, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया शक। हम आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे हमारा जो बचा हुआ पहलव वंश, और क्या बचा हुआ हमारा, देख लेते हैं, सॉरी, पहलव और कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहलव छोटा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, कुषाण को 30-40 मिनट पढ़ेंगे, और पूरा तरह से इंडोगिरी खत्म करने के बाद हम आएंगे शुंग वंश के, फिर सातवाहन करेंगे, और जल्दी से मेंस हिस्ट्री खत्म करेंगे 6-7 वीडियो में। फिर मिडावल पढ़ेंगे डिटेल से, मिडावल को हम पढ़ेंगे मेंस लेवल तक, एकदम 0 से लेके हीरो तक। मिडावल को हम प्री लेवल तक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको मेंस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।